चलो, तो सारे बच्चे आ जाओ। आज से आपकी जो ये लैब असिस्टेंट की क्लास है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, लैब असिस्टेंट की क्लास आपकी 2 घंटे चलेगी, जिसमें पहले बता देता हूँ टाइमिंग लैब असिस्टेंट का किस तरह से चलेगा, नेट वालों का किस तरह से चलेगा, है ना। नेट वालों को लैब वाली भी देनी है, दोगे नहीं दोगे? लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम दोगे? चलो, तो दोनों ही कोर्स हो जाएंगे। 8 बजे से कर लेंगे क्या? आ जाओगे 8 बजे? सही बताओ, गर्मी बहुत होने लग गई है ना, तो ऐसा कर लो 8 बजे से 9:30 तक। ये तो मेरी क्लास हो जाएगी, है ना। 9:30 से 10:30 तक ये ज्योग्राफी की सेकंड क्लास हो जाएगी, कुसुम मैम की, है ना। ये लैब असिस्टेंट की रहेगी, पर ज्योग्राफी तो है ही, सारा कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर उसके बाद में मनीषा मैम की क्लास हो जाएगी। ठीक है, और फिर नेट वाली क्लास है, फिर चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा लंबा रुकना पड़ेगा नेट वाले बच्चों को, है ना। रुक जाना, है ना। वैसे भी गर्मियों में कहाँ जाओगे, है ना। ये है, तो इस तरह से ये अपना शेड्यूल रहेगा। सारे बच्चे ध्यान रख लेना, 8 बजे से कल से और ऐप पर आ जाना, 8-10 के बीच में। अब आ जाते हैं आपके लैब असिस्टेंट पर। एग्जाम में क्या क्या आता है, जो पिछला जो सिलेबस है हमारे पास, उस सिलेबस के अनुसार 3 चीज़ें हमारे पास आती है। एक तो आता है ज्योग्राफी, एक आता है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, और दूसरा आता है राजस्थान की ज्योग्राफी। ये दोनों पार्ट 1 में है और ये पार्ट 2 में है। ये तो पता ही। इस पार्ट 1 से क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 50, नंबर जो रहेंगे वो नंबर कितने रहेंगे, 100, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस पार्ट 2 से क्वेश्चन आएंगे 100, नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 200। इस पार्ट 2 में आपके टॉपिक कितने हैं, आपके इसमें टॉपिक है 66। कितने टॉपिक है, 66 टॉपिक। ये जो 66 टॉपिक है, इन 66 टॉपिकों पे ही हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आज अपन समझेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरह से क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम में रहे थे। अगर लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम की बात करें तो इसका लेवल कौन सा है, इसका लेवल है 12th लेवल, है ना। 12th लेवल में आपसे वो क्या ही उम्मीद कर सकता है, जितने भी टॉपिक है, चाहे वो जीके वाले हो या ये वाले हो, उनके पहले 2 पेज रट के रखना, पहले 2 पेज। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसने दी, है ना, कौन से विद्वान ने बताई, सियाल सीमा नीफे क्या होता है, असंबद्धता क्या होता है, बस इतने से में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आया भारत का भौतिक प्रदेश, तो भारत का भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4, 5, 6, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको डीप में जाके पूछेगा, है ना। लेकिन एक चीज है जो इस पेपर में हुई थी, वो ये हुई थी कि एक चीज तो आपको ध्यान रखना, पहले 2 पेज हर टॉपिक के रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने पिछला पेपर देखा और जो मेरा अनुभव है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर 5 पेज का है तो 2 पेजों में से ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा एक इस पे ध्यान दे देना, नहीं है, सत्य है, असत्य है। ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो आपके 1 लाइनर ही, निम्न में से कौन सा सही है, या ये किसने दिया, या सही नहीं है, या सत्य है या असत्य है। बस ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बाकी आएंगे क्वेश्चन सारे 1 लाइनर, और पहले 2 पेजों से ही आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज आप ध्यान में रख के चलना जब अपनी प्रिपरेशन आप करो ना तो। ठीक है, अब ये जो 66 टॉपिक है, उन 66 टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में जो आपका सिलेबस है ज्योग्राफी का, जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, साहित्य, तो इस पे तो अपन जब ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब चर्चा कर लेंगे। इसमें टोटल कितने टॉपिक है, 17 टॉपिक। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी में भी कितने टॉपिक है, टोटल 16 टॉपिक ये है। तो 17 और 16 कितने हो गए, 33। ठीक है, 33 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हर टॉपिक से आएंगे,
हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही ज्योग्राफी में कितने टॉपिक है और क्वेश्चन कितने आने हैं? तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो आपके पास पेपर आउट पहले से है, वो बच्चा ही मूर्ख होगा जो सारे टॉपिक नहीं पढ़ के जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो हर टॉपिक को उसको लेना ही पड़ेगा। और पहले 2 पेज बता देता हूं, पहले 2 पेज आपको अच्छे से पढ़ने, वो आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए सारे टॉपिकों के, तो आपका पूरा पेपर है ना वो एज इट इज आपको जाना हुआ मिलेगा। अब आते हैं अपन पार्ट बी ज्योग्राफी के ऊपर। पार्ट बी ज्योग्राफी की बात करें तो हम साथ ही साथ ये भी जानते चलेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं क्या है, भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, भूगोल एक विषय क्षेत्र है, भूगोल का विकास कैसे हुआ, कैसे अनेक विज्ञानों से इसका संबंध है, ये सारी चीजें इसमें हमने देखने को मिली थी। और इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार इस टॉपिक से? 2 क्वेश्चन कौन थे? एक तो भूगोल शब्द किसने दिया, भूगोल शब्द किसने दिया, एक तो ये क्वेश्चन आया था। जियो प्लस ग्राफिया किसने दिया था भूगोल शब्द? इरेटाइस्थनीज ने, है ना। तो भूगोल शब्द किसने दिया, एक तो ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था यहां से, भौतिक भूगोल की शाखा, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बिल्कुल इजी इजी 2 क्वेश्चन आए, है ना, पहले टॉपिक से। और इस बार भी ऐसे मान लो इस टॉपिक से बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, फिर आता है दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से पृथ्वी का विकास हुआ। तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 3। पहला क्वेश्चन जो इससे आया था, यहां पे लिख देता हूं, कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे, इधर लिख देते हैं क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इससे जो आया था वो आया था कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार। क्यों है? कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी कैसी है? गोल। ठीक है, दूसरा आया था ब्रह्मांड उत्पत्ति की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी, ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया। और तीसरा क्वेश्चन आया था जो परिकल्पना है ना, गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ये उनको मैच करना था, कौन सी परिकल्पना कौन से विद्वान ने दी। तो ये जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है वो। तो हमने 5 क्वेश्चन देखे यहां तक 2 टॉपिकों से, और 5 में वो डेप्थ में गया क्या? नहीं गया। पहले में आपसे पूछा भूगोल शब्द किसने दिया, दूसरे में पूछा भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है, तीसरे में क्वेश्चन में पूछा पृथ्वी गोल क्यों है। ये सारे आपको पहले पेज पे मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिर पूछा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया, और लास्ट में परिकल्पना और उनके देने वालों के नाम पूछे। परिकल्पनाओं के बारे में नहीं पूछा, अंदर से नहीं पूछा, क्या पूछा है? उनके नाम पूछे। फिर आता है कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक क्वेश्चन आपके आया, और वो क्वेश्चन कौन सा है? मैहो असंबद्धता, इसके बारे में आया था। एक क्वेश्चन जो आया था कि मैहो असंबद्धता किन के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो, है ना। क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाई जाती है आपकी? मैहो असंबद्धता। तो जितनी भी असंबद्धता है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, ये क्या होता है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बने। ठीक है, फिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो इससे कितने क्वेश्चन आए थे, है ना। तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था महासागरों में कितना जल है, तो 71% जल है ना। महासागर जो पृथ्वी के जल का कितना % क्षेत्र उसमें आता है? नहीं, शायद ऐसे था। एक क्वेश्चन रुको, 1 सेकंड रुको। 3 नंबर क्वेश्चन मैं देख ही लेता हूं ना, मैं सारे लेके बैठा हूं। पृथ्वी के कुल जल का कितना % भाग महासागरों में पाया जाता है? 97% आ जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के कुल जल का कितना % भाग महासागरों में पाया जाता है, तो वो आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? 97%। एक क्वेश्चन और आया था दूसरा, अब यहीं पे लिख देते इसको, है ना। और वो क्वेश्चन क्या आया था? वो आया था पृथ्वी के धरातल का कितना % जल से आवृत है, घिरा। यहां पे आएगा वो 71%। यानी पृथ्वी के
धरातल का कितना प्रतिशत जल से घिरा है? तो यहां पे कितना आएगा? 71%। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से है दोनों। आसान क्वेश्चन थे या नहीं थे? ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, शेल की प्रकार और विशेषताएं। चट्टान के प्रकार और चट्टान की विशेषताएं। तो इसमें क्या आएगा? इससे एक क्वेश्चन आया था, और वो एक क्वेश्चन क्या था? आग्नेय शेल, आग्नेय शेल की विशेषता। आग्नेय शेल की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आया था कि आग्नेय शेल कैसे बनती है, उसकी प्रकृति क्या है। कैसे बनती है आग्नेय शेल? लावा से बनती है ना, प्राथमिक शेलों के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, तो ये है। फिर एक क्वेश्चन आया था, भू आकृति प्रक्रियाएं। यहां से कितने क्वेश्चन आए? 2। कितने? 2। पहला इसने पूछा कैरोलिन प्लेट कौन सी है? कौन सी प्लेट? तो 7 प्लेटें बड़ी है और फिर छोटी प्लेटें, जैसे अरेबियन प्लेट, कैरोलिन। तो कैरोलिन प्लेट प्रशांत महासागर में पाई जाती है, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में, तो वहां पर। ठीक है, तो ये प्लेट कहां पे पाई जाती है, ये पूछा था, सिंपल सा। दूसरा पूछा था विश्व का बृहत्तम ज्वालामुखी कौन सा है? विशालतम ज्वालामुखी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था, सिंपल सा। तो भू आकृति प्रक्रियाओं में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में स्थल और उनका विकास। तो ये आपने पढ़ा होगा, नदी निर्मित स्थलाकृतियां, पवन निर्मित स्थलाकृतियां, ग्लेशियर, हिमनद निर्मित स्थलाकृतियां। नहीं सुनी? सुनी हुई है ना, इस बार ही पेपर दिखे है वो सारे। कौन सी आई थी स्थलाकृति? कौन सी स्थलाकृतियां पूछा था फिजिकल ज्योग्राफी? स्थलाकृति नहीं पूछा, कौन सी ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं है। तो स्थलाकृतियों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इससे 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 3। पहला आया था प्राकृतिक तटबंध कौन से है? प्राकृतिक तटबंध से क्वेश्चन आया था। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि प्राकृतिक तटबंध से कैसा क्वेश्चन आया था। 45 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कौन सी स्थलाकृति द्वारा निर्मित होते हैं? तो कौन सी स्थलाकृति से बनते हैं? नदी निर्मित स्थलाकृतियों से प्राकृतिक तटबंध आपके बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा आया था? अनाच्छादन प्रक्रिया नहीं है। तो अनाच्छादन के बारे में पूछा। और तीसरा पूछा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां नहीं है। तो ये भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में ज्वालामुखी की आंतरिक और बाह्य निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में ज्यादा नहीं दे रखा, लेकिन अपने को फिर भी उसमें पढ़ना है। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति इसमें आया था नहीं है, यानी 3 ज्वालामुखी निर्मित है, एक है जो ज्वालामुखी निर्मित नहीं थी। तो एक क्वेश्चन ये आया था। फिर हमारे पास आ जाता है वायुमंडल वाला एरिया। कौन सा एरिया आ जाता है? अनाच्छादन क्या होता है? अपर्दन पढ़ा है, अपक्षय पढ़ा है, दोनों को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन बोलते हैं। जब दोनों को एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अनाच्छादन, है ना। तो वो होता है अनाच्छादन, यानी जो आवृत नहीं है। अब जैसे सिंपल सा समझते हैं, अभी चारा काटे होंगे सब आंधी से पहले, तो चारा काट के अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया खुला बिना तिरपाल के, यानी उसको आच्छादित नहीं किया, ढका नहीं उसको, तो वो अनाच्छादित है, हवा चलेगी चारा। और अगर उस पर तिरपाल लगा दिया तब थोड़ी आच्छादित, अगर उसको कर दिया तब थोड़ी जाएगा, वो नहीं जाएगा ना। तो वैसे ही जो स्थलाकृतियां हैं, जो पर्वत है, पठार है, उन पे कौन से आप तिरपाल लगा रखे हो, तो अगर बारिश होगी तो पर्वत कटेगा, हवा चलेगी तो पर्वत कटेगा। तो अनाच्छादन और फिर अनाच्छादन से बनने वाली स्थलाकृति। तो अनाच्छादन में दोनों ही आती है, अपक्षय और अपर्दन, दोनों ही चीजें शामिल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं अपन वायुमंडल में संगठन और संरचना। तो वायुमंडल के संगठन और संरचना की अगर बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 2। आप देख लो ना, जो ईजी सारे टॉपिक उनसे सबसे 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ईजी आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, ईजी, है ना। तो वायुमंडल संगठन और संरचना में पहला आया था आयन मंडल से। किससे आया था? आयन मंडल से। और दूसरा आया था क्षोभ मंडल में, तापमान। किससे आया था? तापमान से। तो बिल्कुल आयन मंडल की विशेषता पूछी होगी। अगर अपन इसमें देखें तो इसने क्या पूछा था?
आयन मंडल में। तो आयन मंडल में इसने पूछा था वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है। तो ये तो समझाया था ना अपन, जीआईएस में पढ़े थे। तो रेडियो संचार पढ़ा था ना, तरंगे पहुंचती थी, रेडियो पहले दिन में ही चलता था, रात में नहीं चलता था। तो जो रेडियो संचार किस मंडल की वजह से संभव है? आयन मंडल की संभव से, है ना। और दूसरा उसने क्या पूछा था? दूसरा इसने पूछा है शोभ मंडल, शोभ सीमा पर तापमान। कौन सा पूछा है? शोभ सीमा पर क्या तापमान, विषुवत रेखा के ऊपर शोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है, ये पूछा था। तो शोभ मंडल नहीं है, शोभ सीमा है भाई, शोभ सीमा पर तापमान। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें कितना हो जाएगा? -80। क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता जाता है शोभ मंडल में? सोच लेना, कम होता है ज्यादा होता है? कम होता है। शोभ मंडल में तापमान कम होता है, जिसे अपन बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। वो समताप मंडल में ज्यादा होगा, आयन मंडल में ज्यादा होगा, मध्य मंडल में कम हो जाता है, -100 चला जाता है मध्य मंडल में, है ना। तो अलग अलग मंडलों में अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। शोभ मंडल में तापमान कभी कभी बढ़ भी जाता है, जिसे हम बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण, जिसको हम क्या बोलते हैं? तापमान व्युत्क्रमण। और तापमान व्युत्क्रमण जब होता है तब आपकी ओस गिरती है। क्या गिरती है? ओस। तो तापमान व्युत्क्रमण सर्दियों में देखने को मिलता है। लाइट आई है, गई है? तब तो सही है, नहीं तो वो तो पृथ्वी का वैसे औसतन तापमान है, एवरेज। हाँ, शोभ सीमा धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर में कितना? 6.5 डिग्री कम हो रहा है। 18 में कितना होगा? 6.5 से इंटू कर लो, है ना। तो वो है सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन और समताप तापमान का वितरण। तो ये 9वां टॉपिक हमारे पास है सिलेबस में। बहुत सारा सिलेबस बच रहा है ना। इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे, इससे भी क्वेश्चन कितने आए हैं? 2। एक तो पूछा सौर स्थिरांक, इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन आएगा। सौर स्थिरांक होता है सूर्य की जो किरणें आती है हमारे पास, है ना। ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें आई। अब ये सूर्य की किरणें धरातल में तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से कार्य करेगी, लेकिन आपका ये जो क्षेत्र है वायुमंडल की बाहरी परत, इस बाहरी परत पर ये किस तरह से काम करती है, ये चीज इसमें बतानी होगी। तो यहां पे जो ऊष्मा की मात्रा हमारे पास आती है ना, उसे बोलते हैं अपन सौर स्थिरांक। लैग्रेंजी में नापते हैं इसको, किस में नापते हैं? लैग्रेंजी में। ठीक है। दूसरा आया था, हाँ, दूसरा क्वेश्चन आया था अधिकतम सूर्य ताप की स्थिति बतानी थी। क्या हुआ? हाँ, ये देखते हैं क्या पूछा था इसने, अधिकतम सूर्य ताप की स्थिति। देखो इस क्वेश्चन में इसने पूछा है अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है विषुवत रेखा पर, उपोष्ण क्षेत्र में, उपध्रुवीय क्षेत्र में या ध्रुवों पर। तो विषुवत रेखा पे अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तापमान हमें महसूस कहां पे होता है? सबसे ज्यादा उपोष्ण क्षेत्र में। लेकिन सूर्यताप कहां पे ज्यादा प्राप्त होगा? विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि वहां सर्वाधिक अवधि तक दिन रहता है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, सुबह शाम दोपहर, हमेशा मतलब सर्दी गर्मी कोई सी भी ऋतु हो हमेशा यही रहता है। लेकिन ध्रुवों पे अपन जाते हैं तो कभी कभी सूर्य 2-4 मिनट उगता है और कभी कभी 2-4 मिनट ही छिपता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात सुनी है ना। तो सच में क्या 6 महीने दिन होता है? 6 महीने दिन बड़ा होता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे तक के दिन होते हैं। तो AM PM वाला सिस्टम चला है वो वहीं चला है। अपने तो दिन होगा तो गुड मॉर्निंग और दिन ढला तो गुड नाइट, गुड इवनिंग। वहां AM PM से बोलते हैं। अगर आप साइबेरिया में जाओ, अलास्का में जाओ, है ना, कब जाओ? सर्दियों में, तो वहां सुबह 12 बजे रात हो रही है, दिन हो ही नहीं रहा, और शाम को 5 बजे फिर से रात हो गई, 3-4 घंटे का दिन। और वहां आप गर्मियों में जाओ जून में, रात के 12 बजे धूप हो रही है, सूरज उग रहा है, और सुबह 5 बजे भी सूरज उगा हुआ ही मिलेगा, 2-4 घंटे डलता है। फिर कैसे पता चलेगा दिन कब है रात कब है? तो सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग, शाम को 5 बजे गुड इवनिंग। समझे या नहीं समझे? तो वो सिस्टम है। रात को गुड नाइट और अपने जब सो गए तब गुड नाइट, यही है ना। उधर दूसरा AM PM वाला सिस्टम उनकी सहूलियत के लिए बना है। कब छुट्टी हो नहीं ऑफिस की, अपने क्या है, सुबह उठे
जब दिन उठा तब उठे, नहाए धोए, खाना वाना खाया, ऑफिस के लिए निकल गए। वहां तो उठे ही दिन, सूरज धूप 5 बजे, सूरज ऊपर धूप, है ना, और शाम को भी छुट्टी कब करे कोई पता नहीं है, अपने शाम को दिन ढला छुट्टी, और वहां दिन 12 बजे डल रहा है, तो क्या हमेशा ही काम करते रहेंगे? तो वो एम पी एम वाला अब आ गया ना ये सिस्टम समझ में, तो वहां वाले सिस्टम की चलता है। चलो फिर चलते हैं वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण। इस टॉपिक से अगर बात करें अपन वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण, तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 2। चक्रवात की विशेषता, और दूसरा क्वेश्चन आया था, पहला तो ये, और दूसरा आया था विली विली चक्रवात कहां पे मिलते हैं? चक्रवात जानते ही हो आप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो विशेषताओं से आए थे। और उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान यहाँ पे आते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं? विली विली के नाम से जानते हैं। तो विली विली चक्रवात कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बस ये बताना था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं। वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संग्रहण, वर्षण और वितरण। अब ये जो 2 क्वेश्चन है वो आप इसमें भी मान सकते हो और इसमें भी मान सकते हो, कैसे भी कर लेना, ऐसे कर लेना, एक इसमें एक उसमें, ठीक है, क्योंकि चक्रवात वायुमंडलीय परिसंचरण में द्वितीय परिसंचरण का भाग है, और चक्रवात वर्षण में भी आएगा, तो दोनों में ही आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक से वैसे एक क्वेश्चन इसमें मान लो, एक क्वेश्चन उसमें मान लो। फिर आता है आपके 12th नंबर का जो टॉपिक है उसमें, तो इसमें जैसे विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन वाला ही पढ़ना है, तीनों नहीं पढ़ने, ठीक है। हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय उष्णन और जलवायु परिवर्तन, इससे एक ही क्वेश्चन आया था जो हर बार आएगा आपकी, कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण, है ना। पश्चिमी तटीय जलवायु बतानी थी, कौन सी बतानी थी? पश्चिमी तटीय जलवायु, कोपेन वाली बतानी थी, बस उसकी विशेषताओं के बारे में आया था, ठीक है। कहां पे मिलती है पश्चिमी तटीय जलवायु? ऑस्ट्रेलिया, वो सॉरी ब्रिटेन, वहां पे मिलती है ना, जहां हमेशा वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है ना। वर्षा की मात्रा कम होती है पर कभी भी हो जाती है। जैसे ब्रिटेन में, लंदन में देखते हो ना, लोग चलते हैं तो अपने साथ छत्ता लेके चलते हैं हमेशा, कोई तब मौसम, क्योंकि वहां कभी भी वर्षा हो जाती है, सुहावना मौसम रहता है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में जलीय चक्र और अंत समुद्री उच्चावच, तो समुद्री उच्चावचों से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इससे एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था अटलांटिक महासागर में जल, कौन सा आया था? अटलांटिक महासागर में जल, ठीक है। तो इसको देख के बता देता हूं मैं, देखिए क्या आया था, अटलांटिक महासागर में जल, 41 नंबर क्वेश्चन इससे आया था, और वो कौन सा आया था? गर्त आया था, गर्त, जल, जल कैसे लिख दिया मैं, अटलांटिक महासागर में गर्त। कितने प्रमुख गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं? तो 19 गर्त पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 19, ठीक है। फिर आता है तापमान, लवणता वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा। ये तो सारे टॉपिक कैसे है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे क्वेश्चन आया था, जैसे एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इससे, इससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? 2। और दोनों क्वेश्चन इससे आए थे, एक महासागरीय तरंगों से। एक क्वेश्चन आया था आपके, उष्ण समुद्री धारा कौन सी है? तो कौन सी होगी आप बताओ? गर्म समुद्री धारा, जिसको आप जानते हो, जिसका नाम सबसे ज्यादा फेमस है, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ, तो वही बताना था, गल्फ स्ट्रीम। और दूसरा आपके क्वेश्चन आया था ओयो शिवो धारा, कौन सी धारा? ओयो शिवो धारा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे। जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, भूजैव रासायनिक चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य खनिज वाले जो चक्र होते हैं, ये समझते हो कि चक्र क्या होता है? कैसे हमने नाइट्रोजन ली, फिर उस नाइट्रोजन को कैसे हमने वापस पर्यावरण को दिया, पर्यावरण ने वापस वायुमंडल को दिया, वायुमंडल से कैसे फिर पेड़ पौधों ने लिया, फिर पेड़ पौधों से फिर हम खा गए। तो ये जो नाइट्रोजन चक्र, चक्र के रूप में एक पदार्थ, एक तत्व फैलता रहता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता रहता है, और फिर अपघटकों को द्वारा वापस नष्ट हो जाता है। वैसे ही कार्बन है, वैसे ही ऑक्सीजन है। तो ये सारे चक्र थे। इनसे आपके एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आया था जैव विविधता हॉटस्पॉट के रिलेटेड। कौन सा आया था? जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र है ना, तो इनसे।
हॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी रूप से ज्यादा ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट होते हैं। फिर आते हैं जैव विविधता संरक्षण, पेड़ पौधों जानवरों इनको बचाने के लिए। तो जैव विविधता संरक्षण में क्या आएगा? इससे दो क्वेश्चन आए थे। एक इनको संरक्षण की एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं IUCN लिस्ट। कौन सी लिस्ट? IUCN संरक्षण लिस्ट। एक तो वहां से क्वेश्चन आया था। दूसरा आपके जो क्वेश्चन आया था वो आया था रेड पांडा, वो कौन सी श्रेणी में है? लिस्ट कंसर्न है, कंसर्न श्रेणी में है ना, दुर्लभ अति दुर्लभ संरक्षित कौन सी श्रेणी में है? तो दो क्वेश्चन इससे बने थे। फिर आता है भारत, भारत के पड़ोसी देश, भारत का सामान्य परिचय। एक तो वो जो समय निकालना बताता हूँ तुम आपको, तो एक तो वो क्वेश्चन आया था एज इट इज, है ना, कि भारत से 2 घंटा आगे कर दिया जाए तो कितने बने। तो इससे सबसे ज्यादा 4 क्वेश्चन आए हमारे पास। कितने क्वेश्चन आए? 4। अब तक तो सबसे ज्यादा इसी से आए, ठीक है। इसमें जैसे आपके भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, एक तो ये क्वेश्चन आया। कौन सा आया? भारत और कौन करता है अलग? है ना। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 6 मिनट। हाँ चलो ये भी सही है, अक्षांशीय विस्तार। देखिए चारों से चारों क्वेश्चन करते हो या नहीं करते हो? इंडिया तो अभी पढ़ी है पन्ने, कर दोगे सही सारे? चलो नए करे तो फिर दो। भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में इसने पूछा है कि कौन सा कथन भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है, गलत बताना है। ये कृत्रिम सीमा है, कृत्रिम थोड़ी है, वास्तविक ही है, द्वितीय में। ये अध्यारोपित सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ है। इसका मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है, यही गलत है। मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। ये प्राकृतिक सीमा कब बनती? अध्यारोपित तो है। अध्यारोपित क्यों है? क्योंकि एक ही प्रदेश में बनाई हुई है। जैसे हम भारत पाकिस्तान का ये हिस्सा देखें ना, इस तरह से मान लेते हैं, ये पंजाब वाला एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है। इसे अपन बोल देंगे थार मरुस्थल, और यह है पंजाब का मैदान। आप मान के चलो भारत पाकिस्तान की सीमा ऐसे बनाई हुई है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब भारत में, आधा थार पाकिस्तान में है और आधा भारत में है। तो ये कैसे प्राकृतिक सीमा बनेगी जब दोनों साइड एक ही स्थलाकृति है, जब दोनों साइड एक ही चीज है। प्राकृतिक सीमा बनती तब जब आपकी ये लाइन बनती कहां पे? यहां पे, कि हाँ पूरा थार मरुस्थल भारत में है और थार मरुस्थल के उधर वाला क्षेत्र उधर है। समझे या नहीं समझे? तो ये चीज है। और अध्यारोपित है क्योंकि दोनों साइड एक ही संस्कृति मिल रही है, एक जैसी मैदान, एक जैसी स्थलाकृति, एक जैसा बोलचाल, एक जैसा, फिर भी लाइन बना दी हमने बीच में। अब हमारी इच्छा हुई कि यहां से लाइन खींचेंगे, तो वो अध्यारोपित। समझे या नहीं समझे? और कृत्रिम भी है ये। कृत्रिम क्यों है? क्योंकि हमने बनाई है ना, हिमालय द्वारा नहीं बनी हुई। जैसे भारत और चाइना के बीच में प्राकृतिक सीमा है, हिमालय की सीमा है ना। तो ये क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? 2.1। विश्व में कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पर। बस यही पूछना है। और चौथा क्वेश्चन क्या आया था इससे? हो गई क्या 4? भारत पाक सीमा भी तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना, सीमा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आए थे। इजी इजी है ना चारों, तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आते भू आकृतिक खंड, ये वही प्रदेश है जो हमारे थे। इससे एक ही क्वेश्चन आया था और नहीं बताए तो गए। जी रहा कहां पर ये? ये क्वेश्चन 2015 दिसंबर नेट में आया था, है ना, जिस समय मेरी JRF हुई थी, है ना।
और ये मैंने गलत करके आया था, मानसरोवर कराया था मैं तिब्बत, पर तुम्हें तो पढ़ा चुका मैं ये, मैंने नाम ही ये पहली बार तभी सुना था एग्जाम के अंदर कि लोटस झील भी कोई होती है। मणिपुर में, कहां पे होती है? मणिपुर। मौसम ने सही बताया है, मणिपुर में। तो ये देखो नेट का क्वेश्चन भी आते हैं, नेट में आया है ना ये, तो आते हैं, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना वही आएंगे आपके। फिर उसके बाद में ये नदी वाला सिस्टम आ गया, जल संबर संगमना, हिमालय, प्रायद्वीप, भारत का अपवाह तंत्र, ये सारी चीजें। इससे भी आपके कितने क्वेश्चन आए थे? इसके आपके आए थे 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 आए थे, पर मेरे पास तो 2 ही लिखे हुए हैं। अच्छा, और ये तीनों क्वेश्चन अगर नहीं बताए तो गए काम से। ठीक है, पहला है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, क्या बनता है वहां पे? कौन सा प्रयाग बनता है? पढ़ाए थे ना प्रयाग। विष्णु भगवान कहां पे बैठे हैं? आकाश गंगा में, धौली गंगा है वहां पे। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा क्या बनाता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था श्रीनगर कौन से तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है श्रीनगर? बताओ। 97 नंबर क्वेश्चन यही आया था क्या? श्रीनगर कौन से तट पर है? हाँ, कौन सी नदी के तट पर है श्रीनगर? पढ़ाया था, 4 बार पढ़ाया था मैं। अभी अभी अपना इंडिया पूरा हुआ है लेब असिस्टेंट में, इन सब सारे बेचों में। सिंधु नदी की शायद नदी है, चेनाब नहीं है, झेलम। हाँ, झेलम नदी पे कौन सा है? श्रीनगर स्थित है। और झेलम नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़, शेषनाग झील, नाग पहाड़, शेषनाग झील, पीर पंजाल के गिरिपदों से। कौन सी झील में गिरती है फिर वो? वुल्लर झील में लिखती है। चलो, तो इसमें झेलम आ जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन इससे पूछा गया था, सतलज नहीं होगा, झेलम होगा, झेलम, मौसम झेलम होगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन आया था, सिंधु नदी से पूछा गया था। कौन सी नदी से पूछा गया था? इस बारे से मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी से, एक क्वेश्चन आएगा साउथ वाली नदियों से। ये कंफर्म मान के चलो इस बार। अब जो लेब असिस्टेंट का पेपर होगा ना उसमें, ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें कि एक तो आपको सिलेबस पता चल रहा है, एक आपको क्वेश्चन के प्रकार पता चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे पेपर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और फिर साथ के साथ अपन अनुमान भी लगाते चलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुके, तो आगे कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, किस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जैसे सिंधु नदी से कौन सा क्वेश्चन पूछा, 54 नंबर पे चलते हैं अपन, है ना। एक बार और सिलेबस पे चर्चा करूंगा, वो पूछ लेना। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा था, बताओ किस नाम से जाना जाता है? लॉन्चिंग खबांग। तो तो फिर बताओ। सिंगी खबांग, लॉन्चिंग खबांग जाना जाता है सतलज नदी, तो है ना। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? चलो कोई बात नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आता है बानसून। सिकियांग, सिंगी, है ना, सिकियांग, इन 2 नामों से जानते हैं उसको। सेमुख नहीं, सिंगी खबांग। मानसूनी जलवायु प्रभावित करने वाले कारक,
आरंभ, विच्छेद, जो ऋतुओं के अनुसार वर्षा होती है वो, जलवायु के प्रकार, कोपेन, मानसून और भारत का अर्थ जीवन, कितना बड़ा टॉपिक है। इससे एक ही क्वेश्चन आया था पिछली बार, है ना। और वो क्वेश्चन कौन सा आया था? फूलों की वर्षा कहाँ पे होती है? चेरी ब्लॉसम बोलते हैं उसको, है ना। फूल खिलते हैं तब वर्षा होती है। आम्र वर्षा भी होती है, चेरी ब्लॉसम भी होते हैं, काल वैशाखी होती है। ये मानसून, जैसे अभी मानसून नहीं आया ना अपने राजस्थान में, फिर भी उससे पहले वर्षा हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं प्री मानसून। जो शावर होता है, मानसून पूर्व वर्षा, उसे अपन इस नाम से जानते हैं। तो ये मानसून पूर्व वर्षाओं में से केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल में। ठीक है। शांत घाटी कहाँ पे? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन याद रखना। फिर आते हैं वन, वनों के बारे में। इससे दो क्वेश्चन आए थे। एक तो आता है भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय, कहाँ पर? है वर्षा वाले में। तो हाँ, तो विश्व में कोपेन का टॉपिक अलग है। तो ये रहा ना, विश्व की जलवायु वर्गीकरण कोपेन, वो टॉपिक अलग है, तो उसमें विश्व वाला भी पूछेंगे। और भारत में भी जलवायु वर्गीकरण है, कौन सा है? कोपेन वाला है, तो वो भी उससे भी पूछेंगे। ठीक है, दोनों पर पढ़ना कोपेन ही है। आसान है, ये क्लास का पूरा सा टॉपिक है, याद हो जाता है ना। नहीं होता? क्यों? कितना तो आसान है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना। तो भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर है? ये वन सर्वेक्षण मुख्यालय, ये बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था, दूसरा महोगनी वनस्पति से आया था। क्या क्वेश्चन आया था ये देख लेते हैं अपन, है ना। महोगनी वनस्पति कौन से वनों में पाई जाती है? ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आया था। तो महोगनी वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। जैसे लाल चंदन ये होता है ना, रोजवुड, ये उनके साथ पाई जाती है महोगनी, रबड़, महोगनी ये। और भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर है? अभी तक आंसर नहीं आया। देहरादून। कहां पर है? देहरादून। हाँ, मृदा वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आने तो चाहिए, सर से ही आते हैं। मृदा, मृदा तो जानते हो ना, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा, इतने बहुत सारे वर्गीकरण है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आया था। और मृदा वर्गीकरण में एक क्वेश्चन आया था, और वो आया था आपकी कौन सी मृदा से? जलोढ़ मृदा से। कौन सी मृदा से आया था? जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जो नदियों द्वारा बहाकर, जो बाढ़ के मैदानों से बनती है। नदियों में जो बाढ़ आता है ना तब आती है। और ये दो तरह की होती है जलोढ़ मृदाएं। कौन कौन सी? पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, है ना। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया था, बांगर के नाम से। बताओ, इजी इजी क्वेश्चन आए ना सारे, बता दो, बस सारे कर सकते हो लेब असिस्टेंट, तो फिर तो तुम बन जाओगे लेब असिस्टेंट। क्यों? तो दोबारा भी ऐसा ही आएगा, देख लेना। एक ही पेपर लगता है, एक ही बार बैठाएंगे, है ना। ये है बांगर, मौसम सही है। पेपर हार्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। इससे दो क्वेश्चन आए थे। आपदाएं, आपदाएं तो जानते हो, हजार्ड क्या होता है? आपदा, वो आपदा, भूकंप, आपदाएं। आपदा में क्या अंतर है? जैसे अपन पढ़ेंगे तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा बता दो मुझे। आपदा क्या होती है? वो आपदा है। अटलांटिक में अंटार्कटिका पे भूकंप आ गया, आपदा है वो, है। तो वो आपदा है। अच्छा, आप रोड पे चल रहे हो और आपने देखा कि आपसे 10-15 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई आगे, तो वो आपदा है। वहां तो मानव रह रहे है, दुर्घटना है। वो भी आपदा ही है। देखो, आपदा
और विपदा दो चीजें हैं। विपदा है जब अपन उससे प्रभावित नहीं है, उसका रेडिएशन वही है लेकिन अपन प्रभावी नहीं है, वो हमारे लिए विपदा है। आपदा जब है जब वो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। बाकी दोनों आपदाएं हैं। ये आपको गलत पढ़ाया गया है कि विपदाएं होती हैं वो होती है मानव द्वारा निर्मित, आपदाएं होती है प्रकृति द्वारा निर्मित। ऐसा नहीं होता है। विपदाएं होती है जिसको अपन मौत को छू के वापस आ जाना जिसको बोलते हैं, वो होती है विपदाएं। यानी एक्सीडेंट हो रहा था, 4 गाड़ी पहले हो गया, नदी में बाढ़ आनी थी, नदी तेज बहनी थी, आपकी गाड़ी निकल गई, फिर बाढ़ आ गई, वो आपके लिए विपदा है। आप बच गए उस चीज से। आपदा आप उसमें फंस गए, है ना, तो वो है आपदा। ठीक है, पर मानव का प्रभावित होना जरूरी। ठीक है, चलो ये छोटी छोटी चीजें। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्वेश्चन आया था, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक क्वेश्चन तो आया था। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया था? दूसरा क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आए थे मई 1994 में। ये तो अपन पढ़ते हैं, मई 1994 में आपदा संगोष्ठी कहां पे हुई? जापान में हुई। ठीक है, आपदा संगोष्ठी कहां पर हुई? तो ये जापान में हुई। और ये तीसरा क्वेश्चन आया था, तड़ित चक्रवात, नहीं, ताउते चक्रवात कहां पे आया था? फेमस रहा है ये चक्रवात, है ना। अभी 1-2 दिन में और आने वाले चक्रवात, टेंशन नहीं मतलब, है ना। तो उन्हीं के नाम पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर के हिसाब से पूछ लिया, उस समय ताउते चर्चा में था तो ताउते पूछ लिया, अभी जो चर्चा में रहेगा वो पूछ लेंगे। तो ये तो अपन जब पढ़ेंगे तब जानते रहेंगे। पिछले 5-7 साल के जितने भी चक्रवात आए ना, सबके नाम अपन देख लेंगे। है कहां पे आया था? हाँ, उधर वाले तट पे ही आया था, भारत में। ठीक है, फिर से बाद में आते हैं प्रैक्टिकल वाले। ये तो पढ़े थे मानचित्र के प्रकार, वृहद मापनी, लघु मापनी, है ना, भूस्थलाकृति के लिए पढ़ लिए। मापनी के प्रकार पढ़ लिए, सरल मापनी, रेखीय मापनी, निरूपक विनिर्णय, सरल रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण और संकेतित चिन्हों का प्रयोग। तो ये 3-4 क्वेश्चन पढ़ लिए अपन इसमें से। तो इन मापनियों से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? वो बच्चे टेंशन मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा, आज से फिर से दोबारा से चालू कर रहा हूं, तो सारे जुड़े रहना। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके वृहद मापनी मानचित्र कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था, वृहद मापनी मानचित्र कौन सा है? एक ही क्वेश्चन आया था इससे। अब देखो मैं क्वेश्चन निकालता हूं, आंसर बताना मुझे कौन सा है वृहद मापक मानचित्र। 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? स्थलाकृतिक मानचित्र, भित्ति मानचित्र, एटलस मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र। स्थलाकृतिक दोनों कैसे होंगे? ये भी हो सकता है। ये क्यों? छोट अच्छा, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, है ना। तो 4 तरह के मानचित्र होते हैं। एक होता है आपका भूकर मानचित्र, भूकर या भू संपत्ति मानचित्र, सुना हुआ है ना, खसरा नंबर बनाते हैं जो, है ना। दूसरा होता है स्थलाकृतिक, कौन सा मानचित्र? स्थलाकृतिक मानचित्र। तीसरा जो होता है वो आपका होता है दीवारी मानचित्र, जिसे अपन बोल दिए भित्ति मानचित्र, भित्ति दीवारी तो है। और तीसरा चौथा हो गया एटलस। ये मापनी के आधार पे मानचित्रों के प्रकार है। भूकर संपत्ति मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्र, ये है बड़ी मापनी की, वृहद मापनी की। कौन सी की है? वृहद मापनी की। और ये दोनों कौन सी मापनी के? लघु मापनी के। फिर आते हैं अक्षांश देशांतर, अर्थ समय निर्धारण, ये निकालना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था 0 डिग्री देशांतर पर दक्षिण अफ्रीका का हवाई अड्डा कौन सा है? एक तो ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे तो 0 डिग्री पे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, कर्क रेखा पे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, मकर रेखा पे कौन कौन से, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था समय गणना, निकाली हुई है ना, आपको बताई हुई है। जब अपन इंडिया पढ़ते हैं तब मैं पूरी समय गणना समझाता हूं आपको। ठीक है,
और तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो विशेषता पूछा था। किस चीज की विशेषता पूछा है? अक्षांशों की विशेषताएं पूछा है कि अक्षांशों की क्या क्या विशेषताएं है। क्या पूछा है? अक्षांशों की विशेषताएं आपको पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। यहां तक कोई डाउट पूरे सिलेबस को समझने में? क्योंकि देखो अपने को अगर एग्जाम पास करनी है तो एक चीज आप ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पता होना चाहिए। अब जैसे अगर मुझे नेट एग्जाम में पढ़ा बिठाओगे ना आप, तो मैं पास कर ही लूंगा, चाहे से आप नींद में से उठा के बिठाओ, क्योंकि मुझे पता है कि इस नेट एग्जाम में कौन से टॉपिक से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्योंकि पूरा रटा हुआ है। तो वैसे ही बच्चे को सबसे पहले तैयार करना चाहिए सिलेबस, कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में डाल दूंगा, इस पीडीएफ को 2-4 बार और पढ़ना। ठीक है, अच्छे से जानना कि हाँ ये टॉपिक अपना, ये सिलेबस है और ये क्वेश्चन इसे आते हैं। फिर जब वो टॉपिक पढ़ने बैठो ना तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। ठीक है, चलो तो आज तो ये क्लास अपन यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, 25 टॉपिक अपन ने समझे कहाँ कहाँ से आते हैं, बाकी के बचे हुए 40 टॉपिक जो है वो अपन कल समझ लेंगे कल वाली क्लास में। कल ध्यान रख लेना, लैब असिस्टेंट वाले सारे बच्चे कितने बजे क्लास होगी? 8 बजे। तो 8 बजे आ जाना, 8 से 1.5 घंटे मेरी क्लास हो जाएगी। कल अपन एक 5वां टॉपिक भी अपन इसमें पढ़ लेंगे, कौन सा? प्रयास करेंगे कि वो भी अपन पढ़ ले, जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला जो टॉपिक है वो। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्टार्ट कर दो, और इंडिया वगैरह की जो क्लासेस हो चुकी है पहले, जो पुराने बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो उनको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ों को। और भी कोई डाउट हो, टेस्ट वगैरह देते रहना, उनमें कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताते रहना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट में अब सिर्फ लैब असिस्टेंट की ही क्लासें आएगी। ठीक है, और कितने बजे से? 8 बजे से क्लास आ जाए। है क्लास है वो भी होगी, वो भी कराएंगे। ठीक है, चलिए तो सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे अपन है ना, और पहली क्लास कल वाली हुई थी। आज हम जो सिलेबस पे चर्चा करेंगे उस सिलेबस की चर्चा में अपन ये पढ़ेंगे, 25 तक को अपन समझ लिए थे क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन आए हुए। फिर उसके बाद में 26वां जो टॉपिक है वो बताता है मानचित्र प्रक्षेप क्या होते हैं, उसके प्रकार, निर्माण और विशेषताएं। अब उन मानचित्र प्रक्षेपों में भी इसने 2-3 प्रक्षेपों के नाम लिख रखे हैं, जैसे एक प्रमाणिक अक्षांश शंक्वाकार और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। बस 2 ही प्रक्षेप आएंगे। सामान्य विशेषताएं, निर्माण विशेषताएं ये देती हैं, बाकी एक प्रमाणिक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, ये 2 ही तरह के प्रक्षेप आपके इसमें आएंगे। अब इससे क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए ये अपन देख लेते हैं। तो 26वें क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। पिछली बार 26वें टॉपिक को अपने प्रक्षेप वाले को छोड़ दिया था, तो इस बार आप मान के चलो कि इस बार इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 100% ये है कि इस बार आपके प्रक्षेप वाले से क्वेश्चन आना ही आना है।
ठीक है, तो इस बार इसको 0 कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें आएगा। फिर आता है नेक्स्ट, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन। भारत में जो सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा जो मानचित्र बनाया जाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। एक राज्य, एक प्रदेश, जिला, उसकी जो स्थलाकृतियां होती है, भू क्षेत्र होता है, नदी, पहाड़, पर्वत, उनके जो मानचित्र होते हैं वो कौन से मानचित्र होते हैं? स्थलाकृतिक मानचित्र। अपन ने पढ़ा था वृहद मापनी वाले होते हैं या लघु मापनी वाले? स्थलाकृतिक मानचित्र वृहद मापनी वाले होते हैं, है ना। कौन से मापनी वाले हैं? वृहद मापनी वाले। इनके बारे में जानना है। फिर दूसरा है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में है अनुप्रस्थ काट और स्थलाकृतियों की पहचान, परिच्छेदिकाएं। अनुप्रस्थ काट किसमें करते हैं अपन? परिच्छेदिकाओं में करते हैं। उसके अलावा पहाड़, घाटी, जलप्रपात, भृगु, ये समोच्च रेखाएं बतानी थी। जैसे शंक्वाकार पहाड़ी थी तो अपन ने क्या पढ़ा था? 1000 मीटर से छोटी जो पहाड़ी होगी वो कौन सी होगी? शंक्वाकार पहाड़ी। जो घाटी होगी, है ना, घाटी होगी, उसकी समोच्च रेखाएं कैसी होगी? वी आकार में होगी, उल्टे वी आकार में। और उसके अलावा अपन ने और क्या पढ़ा था? जलप्रपात में समोच्च रेखाओं की क्या विशेषताएं होगी? जहां जलप्रपात बनेगा वहां दो समोच्च रेखाएं आपस में स्पर्श करेगी या काटेगी। ये इंपोर्टेंट है, काटती नहीं है समोच्च रेखाएं, हमने यही पढ़ा था ना, स्पर्श करती है ना। तो समोच्च रेखाएं क्या करेगी? स्पर्श करेगी। फिर भृगु में अपन क्या देखते हैं कि भृगु में बहुत सारी समोच्च रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक है। एक भृगु से एक क्वेश्चन और आता है कि भृगु स्थलाकृति है। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, कैसी है भृगु स्थलाकृति? प्राथमिक स्थलाकृति में आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान, वो सॉरी महाद्वीप और महासागर। द्वितीय स्थलाकृति में आते हैं पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय स्थलाकृतियों में आपके आते हैं वो जो नदी, अपरदन से, निक्षेपण से, इनसे निर्मित स्थलाकृतियां, अनाच्छादन की प्रक्रमों से निर्मित स्थलाकृतियां। तो भृगु किससे निर्मित स्थलाकृति है? क्लिफ बोलते हैं इसको, क्लिफ। भृगु नहीं पता? भृगु है आपकी सागरीय तरंगों द्वारा के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति। किससे? सागरीय तरंगों के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति। तो कौन से में आएगा ये? थर्ड में, ठीक। तो ये आ जाता है। इसको अपन और भी जान लेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो इसमें कौन कौन से आए थे? 27 में इसमें आया था, ये यहां से आया था, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र मापनी पूछी थी इसने। क्या पूछी थी? मापनी, ठीक है। तो वो बताना था आपको, 30x30 वाले में अपन बनाते हैं ना, तो वो बताना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके आया था वो कौन सा आया था? हाँ, और भी आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। इससे 3 क्वेश्चन आए थे, एक ही क्वेश्चन नहीं आया था। दूसरा आया था समोच्च रेखाओं की विशेषताओं से, कि समोच्च रेखाएं पास पास हो तो क्या होगा? समोच्च रेखाएं पास पास हो तो क्या होगा? ये बताया था, कल ही पढ़ा था अपन ने। समोच्च रेखाएं पास पास होगी तो क्या होगा? ढाल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन इससे आया था वो आया था समोच्च रेखाओं की विशेषताएं बतानी थी, है ना। अब ये विशेषता वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि क्या विशेषता पूछ रहा था वो, क्या पूछना चाह रहा है इस विशेषता से। तो क्वेश्चन नंबर 91 है ना। तो 91 में बोल रहा है, 91 में तो कोपेन है, 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है। अब इसमें पेपर में ये किया है इसने, नहीं है वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए, ठीक है। क्वेश्चन तो वन लाइनर ही है, लेकिन वन लाइनर में भी नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चन इसने ज्यादा दिए। तो नहीं है में क्या बताना है? समोच्च रेखाएं उनकी आकृति स्थलाकृतियों के ढाल के एवं ऊंचाइयों को दर्शाती है। सही बात है। दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। गलत हो जाएगा ना। पास पास खींची हुई घनी जो समोच्च रेखाएं वो तीव्र ढाल को दर्शाती है। 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती है तो यह प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित
करता है, ये भी सही बात है। ऊर्ध्वाधर ढाल यानी सीधा ढाल, दो समोच्च रेखाएं आपस में मिलेगी जहां पे, तो प्रपात ये बनेगा ना, तो ऊर्ध्वाधर ढाल बनेगा। और नास्ट है, विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्य एक दूसरे को नहीं काटती है, तो सही बात है। तो ये सिंपल सिंपल लाइनें थी, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया इस टॉपिक से, 3 क्वेश्चन आपके बने थे। फिर आते हैं जीआईएस पर। वायु फोटोग्राफी के प्रकार, ज्यामिति, ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र। तो वो अपने प्लेटफॉर्म कैमरा वो पढ़े थे ना जीआईएस में, तो वहां से ये टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था, मैं ये ऐसा करता ना, टॉपिक और उससे क्वेश्चन इसी में लगवा के लिया था ना, तो ज्यादा सही रहता है ना, लिखने नहीं पड़ते मुझे, पर कोई नहीं है ना। इसमें एक क्वेश्चन आया था, वायु सर्वेक्षण निर्देशालय कहां पर है? कौन सा? वायु सर्वेक्षण निर्देशालय, तो वो कहां पर है ये पूछा था। कहां पर है? नई दिल्ली में। तो बिल्कुल टॉपिक क्या है और टॉपिक पे पूछे क्या रहा है। आप रिमोट सेंसिंग में इनमें घुस रहे हो, उसको निर्देशालय का मतलब है कि उसका मुख्यालय कहां पर है। उसको मतलब ही नहीं है कैमरा क्या होता है, स्वात क्या होता है, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र क्या होता है, नहीं पूछा ना। बिल्कुल इजी इजी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है पूछे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, उपग्रह बिंब। बिंब बताया था ना, इमेज है ना, इमेज को ही बोल देते हैं। सुदूर संवेदन के आंकड़े अर्जन करना। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, संवेदक क्या होते हैं, सेंसर। सुदूर संवेदक के आंकड़े, उपग्रह बिंबों से भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को पहचानना। तो ये सारी चीजें, ये टॉपिक आपका 29वां नंबर का रहता है। बिंब यानी इमेज हो गया, फोटो है ना, उस फोटो से अपन आंकड़े, सुदूर संवेदन यानी जो सेंसर होते हैं, अपने कैमरे होते हैं, उनसे अपन कैसे आंकड़े लेते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां पे कैमरा लगा रहता है, वो आपका प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब जो अपन ने उपग्रह से इमेज ली, तो उस इमेज से हमें भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को पहचानना है। मानव द्वारा बनाए हुए कौन कौन सी चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए आपके? इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आए? 2। एक क्वेश्चन आपका जो आया वो आया परावर्तन शब्द का अर्थ। क्या आया? परावर्तन शब्द का अर्थ, कि परावर्तन क्या होता है। आई किरणें टकराकर वापस चली गई, वही क्या होता है आपका? परावर्तन होता है। तो परावर्तन का अर्थ पूछ लिया। और सेंसर में, रिमोट सेंसिंग में मैंने बताया था परावर्तन होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मस्ट है। तो कौन सी चीज है? परावर्तन, है ना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर है एक क्वेश्चन आया था, एस्केरियन जो उपग्रह है, वो उसका यूज क्या है। तो ये यूएसए का बनाया हुआ है ना, अमेरिका का बनाया हुआ उपग्रह, और इसका यूज है समुद्री सतह के तापमान और लवणता के बारे में अध्ययन करना। तो ये दो क्वेश्चन है वो इससे आए थे। उपग्रहों के बारे में पूछता है ओसियोसाइट क्या होता है, ये क्या होता है। अपने IRNS यही नाम है ना उनका, उपग्रह नाविक कितने छोड़े गए हैं? 7 उपग्रह छोड़े गए हैं। तो भारत का अध्ययन करते हैं वो उपग्रह, भारत और भारत के पड़ोसी देशों का, दोनों का। भारत और भारत के पड़ोस में कितने किलोमीटर की रेंज? भारतीय सीमाओं से 1500 किलोमीटर आगे तक की रेंज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन आता है, मौसम उपकरणों का उपयोग, जैसे तापमापी, बल्ब तापमापी, वायु वर्षा मापक यंत्र, इन सब के बारे में पता करना है। ये भी टफ टॉपिक है ना। इसमें तो पूछो मैं क्या क्या रामायण दी हुई है। वायु मापी कैसे काम करती है, ताप मापी कैसे काम करती है, और आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना तापमान, है ना, वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है। और इससे एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था? आया भी था या नहीं आया था? एक क्वेश्चन आया था, फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक पूछा था।
ये बताना था आपको कि कितना होता है पानी कितने पर। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना या गर्म होना या वाष्प होना। गलनांक क्या होता है? नहीं पता? गलनांक बताओ, कौन सी स्कूल से पढ़ा हुआ है रे? गलनांक नहीं पढ़ा? पता क्या होता है? अब ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं, और फिर मैं देखता हूँ, फिर मेरा माथा थोड़ा सा खराब हो जाता है कि गलनांक नहीं पता। देखो, तीन चीजें होती है। कोई चीज है जो ठोस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? ठोस। ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, उसको मैं टेम्परेचर दूं और वो किस में चेंज हो जाए? द्रव में, तो वो कहलाएगा गलनांक। गल गया वो, है ना? तो ठोस से द्रव में चेंज हो गई तो वो उसका क्या है? गलनांक। कोई चीज द्रव में है और द्रव से गैस में चेंज हो गई तो वो उसका क्या है? क्वथनांक। और कोई चीज द्रव में है और द्रव से किस में चेंज हो गई? ठोस में, तो वो उसका क्या होता है? हिमांक। अब तो याद रह जाएंगे ना? तो ये है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ऐसी है जिसमें हम ठोस से डायरेक्ट किस में चल जाते हैं? द्रव नहीं बनता बीच में। ये इसका एग्जाम्पल आपको कहां पे मिलता है? कपूर सुना है? पूजा करते हैं, कपूर जलाते हैं अपन। तो जब आप घी ठंडा होता है, ठोस होता है, उसको गर्म करते हो तो पहले घी पिघलेगा, उसके बाद में बत्ती जलती है। लेकिन कपूर पिघलता थोड़ी है, डायरेक्ट उड़ जाता है ना। या वो कपूर जब अपन उसी कपूर का एक फॉर्म अपन कपड़ों में डाल देते हैं, रूम में रख देते हैं, है ना, या गाड़ी के अंदर रखते हैं, वो आता है ना स्मेल, जिससे खुशबू आती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो वो भी द्रव में थोड़ी बदलता है, पहले सीधा गैस में चेंज हो जाता है। तो ये चीजें होती है। फिर आते हैं मौसम चार्ट का प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? मौसम चार्ट का प्रयोग। वायुदाब, हवा, वर्षा वितरण का वर्णन। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है। और इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया। पिछली बार क्या रहा? जीरो जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो इस बार इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है या नहीं है? चलो आगे चलते हैं। फिर आता है मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व। तो कुछ मैम आपकी क्लास ले रही है इसकी, कल एक क्लास हो ही गई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, वो आया था निश्चयवाद। के समर्थक कौन थे? तो रेड जेल आ जाएगा। कौन आ जाएंगे? रेड जेल। देखो तीन तरह की विचारधारा है ये। कौन कौन सी विचारधारा है? निश्चयवाद या नियतिवाद। फिर आता है कौन सा? संभववाद। और एक आता है तीन विचारधाराएं। निश्चयवाद में क्या बोलते हैं बताओ? निश्चयवाद सबसे पुरानी विचारधारा है इनमें। और निश्चयवाद ऐसे बोलता है कि मानव और प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा है, उसमें जीतेगा कौन? प्रकृति या मानव? प्रकृति। प्रकृति सर्वशक्तिशाली है, मानव को उसका एक क्या मात्र है? बच्चा या शिशु मात्र ही है, जो उसकी दया पर निर्भर है, जो उसकी दया के कारण ही जीवित है। ले देखिए अंत में क्या ही होना है? जो प्रकृति चाहती है वही होना है। तो उसमें प्रकृति गौण है, प्रकृति सर्वप्रमुख है, ठीक है। तो वो निश्चयवाद है। और जर्मन जो विद्वान थे वो सब निश्चयवाद में मानते थे। हालांकि इनसे पहले जितने विद्वान थे, आधुनिक विद्वानों में तो जर्मन थॉट, फ्रांसीसी थॉट, ब्रिटिश थॉट, अमेरिकन थॉट ये आ गए थे, लेकिन उससे पहले वाले तो सारे निश्चयवाद ही मानते थे। जैसे ग्रीक आए गए तो ग्रीक किसको मानते थे? निश्चयवाद। क्यों? पुराने जमाने में तो बारिश आ गई तो भगवान नाराज हो गए थे या नहीं थे? ऐसी चीजें, गुफाओं के अंदर छुप जाते थे, है ना। तो ये था। अब आप सोचो कोई गुफा के अंदर मानव रह रहा है, आप गए हुए हो और बारिश आ जाए, बिजली चमके राख हो,
तेज मूसलाधार बारिश आ जाए तो भगवान को याद करोगे या नहीं करोगे, या ऐसे बोलोगे नहीं नहीं रहने दो कोई जरूरत है नहीं है, याद करेंगे ना अपन, तो वो है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दूसरा है संभववाद। संभववाद जब आया तो इसमें ऐसे बोला जाता है कि हाँ हम भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य है वो सिर्फ प्रकृति का दास नहीं है, हम उसमें निर्णय ले सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये संभववाद है, और संभववाद में फ्रांसीसी जो विद्वान है वो संभववाद में माने जाते हैं। ब्लाश, डिमांजिया, इनके नाम सुने हुए हैं क्या? यार ये कल से टेलीग्राम चालू करा है और इसने परेशान कर दिया मुझे, मतलब पहले भी था पर दोबारा चालू करा तो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इससे नोटिफिकेशन बंद करने पड़े। फिर आते हैं नवनिश्चयवाद, है ना, टेलर ने दिया, अमेरिकन थे, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि मनुष्य को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जैसे लाल बत्ती पे गाड़ी रुकती है चौराहे पर और फिर रुक के चारों तरफ देख के फिर आगे बढ़ती है, तो मनुष्य को वैसे ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी निर्णय ले उससे पहले वो रुके, उससे उस निर्णय पर विचार करें, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, और फिर उसके बाद में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। वो होता है आपका नवनिश्चयवाद। जैसे एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा EIA रिपोर्ट, नहीं पढ़ा? हाँ, तो EIA रिपोर्ट होती है ना, तो उस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं कि जो परियोजना चल रही है, जैसे मेट्रो ट्रेन बिछानी है अपने को, तो मेट्रो ट्रेन वाली परियोजना जो चलेगी तो उस परियोजना से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, तो वो कंपनी बताएगी इतना नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या करोगे कि यार जब हम मेट्रो ट्रेन लगाएंगे तो 10,000 पेड़ काटे जाएंगे, तो पेड़ यहाँ पे काटे जा रहे हैं, अब यहाँ पे तो लगा नहीं सकते हम, तो 10 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में हम 10,000 पेड़ लगाएंगे जो काटे जा रहे हैं वो, और उसके अलावा 10,000 पेड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो 20,000 पेड़ लगाएंगे। तो ये हमने रुका, सोचा, परियोजना को जाना, है ना, क्या नुकसान होना है, क्या फायदा होना है, और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीजें डालें। तो ये होता है आपका नवनिश्चयवाद। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से तीनों अभी वर्तमान में ये चल रहा है नवनिश्चयवाद। फिर उसके बाद में विश्व की जनजातियां, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील आदि जनजातियां आती, उनके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन जनजातियों से आया था या नहीं आया था? इन जनजातियों से एक क्वेश्चन आया था, इस जनजाति से आया था, एस्किमो के मकान को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सिंपल। बस यही, और तो क्या ही पूछेंगे, बताओ कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब इसको अपन पूरा करते हैं, फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा। हम इन सब में सारे टॉपिक देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह से भी अपन पढ़ेंगे। हर तरह से इस सिलेबस का निचोड़ अपने को निकालना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व की जनसंख्या का वितरण क्या है, घनत्व को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाँ, है ना, तो ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप, वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्याएं, समाधान और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोटेंस्टीन, थॉमसन। कितनी अवस्थाएं? हेलो, हाँ, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, 3, 4, 5, तीन तरह की अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है जननांग के संक्रमण सिद्धांत में, है ना। नोटेंस्टीन ने 3 दी थी, है ना, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं दी है। सबसे अच्छा 3 वाला रहता है, फिर 5 वाला रहता है, 4 वाले में थोड़ी गड़बड़ हमें देखने को मिलती है।
तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, ये अपन जानते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो रही है, हमारी मृत्यु दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। समस्या क्या है, समाधान क्या है, क्या समस्या हो रही है इससे उत्पन्न जनसंख्या वृद्धि से? महंगाई बढ़ रही है, खाद्य आपूर्ति घट रही है। समाधान क्या है? समाधान साफ है, कोरोना लाओ, ये सबसे अच्छा समाधान बता रहे। बस हम रात को सोते हैं तब यही सोचते हैं, भगवान जब मैं उठूं तब सारे लोग है ना, और मेरी नौकरी लग जाए, है ना, और मैं ही बच जाऊं, है, यही सोचते हो। तो आप अकेला रह के क्या करेंगे? मतलब सोचा हुआ तो है, फिर बाद में मन में तो आई होगी यार अकेला ही रह के क्या करूंगा, एक दो तो बच ही जाए, है। चलो, तो ये होती है सारी चीजें। इससे कितना आया? इससे आपके एक क्वेश्चन आया था, है ना, और वो आया था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? पहला है प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों काफी कम हो जाती है। सही बात है, अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है। प्रजनन जनसंख्या या तो स्थिर या मंद गति से बढ़ती है, यह भी सही है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, यह बात भी सही है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। नियंत्रित तो कर ही लेते हैं ना परिवार के आकार को, तभी तो धीमी गति से बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तेजी गति से बढ़ते। ठीक है, तो दोनों ही इसमें क्या रहेंगे, लास्ट वाला सही रहेगा। देख सकते हो ना दोबारा, है ना, ये जितनी भी लाइव क्लासेस है, जैसे कल अपन ने क्लास ली थी वो आपके आ गई थी ना लैब असिस्टेंट सिलेबस वाले फोल्डर में, आप देखोगे जाके 2025 वाले में, तो वहां आ गई थी, और ये वाली क्लास भी आ जाएगी। कितनी बार देख लो आप, दोबारा एक बार भी नहीं, है ना। कई ऐप होती है जिनमें ऐसे होता है रिस्ट्रिक्शन की 3 बार ही चलती है क्लास, उससे ज्यादा नहीं चल सकती, है ना। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब मैंने एक बार एक कोर्स लिया था करंट अफेयर का IAS के लिए, उसमें 3 ही बार चल सकती थी क्लास। अब मैं एक बार चलाया 10 मिनट, है ना, और मम्मी बता दी कोई काम बंद करके चला गया, एक बार गई खत्म, है ना। तो ऐसा वाला भी सिस्टम होता है, लेकिन अपने ऐसा कुछ ही नहीं है, आप चाहो जितनी बार चला सकते हो। फोल्डर जो बने हुए हैं वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएगी डेली बेसिस पे। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे समझ में किस तरह का आएगा। फिर आते हैं जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय, है ना, परिवर्तन किस तरह का होता है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्याओं की विशेषताएं क्या होती है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आया था, ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आया था? ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड। अब ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 15 नंबर। ये है विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पे सर्वाधिक है? भारत में, है ना। तो नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत, तो भारत में ही सर्वाधिक है ना। 31.16% अपनी शहरी जनसंख्या है, बाकी बची हुई 68.84 क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा ये जो अभी ये जो क्वेश्चन देखा था अपन ने, उसमें दे रखा था विश्व बैंक की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट चाहे कोई सी हो, विश्व बैंक की हो, IMF की हो, UNDP की हो, कोई सी भी रिपोर्ट हो, भारत का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए? तो ये रिपोर्ट देख के कि ये रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी ही नहीं, और इस रिपोर्ट के अनुसार तो मुझे डाटा याद ही नहीं है, तो क्या होगा, जो जर्नल याद है वही टिक करे ना, वही आपका सही आंसर रहेगा। हाँ हाँ, 2021 में तो नहीं हुई, पर अब बेस तो है ना अपना 2011 वाला। देखो हाँ, आधार तो आज भी 2011 का ही है। हम जितने डाटा पढ़ते हैं वो सारे 2011 के ही है, 2021 वाले 2022 वाले नहीं है। विश्व में ऐसा सिस्टम है कि लगभग सभी देशों में हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। ठीक है, जैसे ये मान के चलो, जैसे भारत है, भारत में 2011 में हुई, अमेरिका में 2015 में हुई, कोई से में 2017 में हुई। अब कोई रिपोर्ट आनी है वो 2021 में आनी है, तो वो इन सबको सम्मिलित करेगा और फिर रिपोर्ट देगा। नहीं समझे? अब भारत में नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं है, पिछली वाली जो थी 2011 वाली वही मानेंगे।
ऐसे नहीं कि अनुमान लगा लेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, अनुमान नहीं लगाते। कई लोग लगा लेते हैं अनुमान भी, कई विद्वान होते हैं। समझ में आ गया? तो कई होते हैं विद्वान। ये रिपोर्टें क्या होती है, ये आपको क्या लगता है रिपोर्टें सही आती है? हंगर इंडेक्स में भारत कितना नीचे, पाकिस्तान जहां आटा नहीं है खाने को, है ना, वो हंगर इंडेक्स में हमारे से अच्छा है, भारत से अच्छा है। ये सोचने वाली बात है। पर ये डिपेंड करता है कि एजेंसी कौन सी है। अगर वो एजेंसी आपके खिलाफ है ना, जैसे परिवार में भी तो चलता है ना बातें। अगर मौसी या मामा जी या बुआ जी अगर जो आपके खिलाफ है उसको बात पता चली आपकी, तो आप क्या बोलोगे? अब तो गया, ये बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेगी, है ना। और जो आपके समर्थक में है उसको पता चली तो वो नॉर्मल कर देगा चीजों को। तो वैसे ही विश्व स्तर पर भी सारी चीजें चलती है। ये डिपेंड करता है कि आपके समर्थक में वाले हैं या नहीं है, उन सबके आधार पर चलती है ये सारी चीजें। प्रवास संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्या। प्रवास तो जानते हो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इतना बड़ा हो गया, एक बार भी नहीं आए घर वाले। जन्म कब का है? तो 6 साल का होगा जब दर पे आए होंगे, याद था। बस अब की बार आएंगे तब पता चल जाएगा। 2000 नहीं आते ना, पूछना आते हैं। सवाल ही नहीं है, जनगणना में घर पे नहीं आए, आते ही हैं जनगणना में तो आते हैं, है ना। और बाकी जो डाटा होते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है भारत सरकार का, जितने भी दुकानें जितने भी शॉप है, जैसे हमारे बाहर है पूरी, वहां आते हैं सर्वे वाले, दुकान से पूछ के जाते हैं कितना कमाते हो, कितने लोग काम करते हैं तुम्हारे, छुट्टी देते हो नहीं देते हो, हर तरह के सर्वे करवाती है भारत सरकार। ऐसी बात नहीं है। आप हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज नहीं है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, लेकिन जनगणना में तो जाते हैं, है ना। टीचर जो होते हैं ना स्कूल वाले, वो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो घर के बाहर बैठे बैठे लिख जाते हैं सारा, कि हाँ बता रहे यार क्या क्या परिवर्तन हुआ, है ना। तो वो ये बात अलग है। लेकिन अब आजकल तो क्या है, डिजिटल चलेगा सब कुछ। आधार कार्ड का नंबर भी देना पड़ सकता है ना, पर्सन का नाम, आधार कार्ड नंबर, फिर उसकी डिटेल जानी जाएगी। और भारत सरकार ने एक और फैसला ले लिया, मोदी सरकार ने, ये कुछ पेटीएम वगैरह ये आ रहे हैं ना, अब ये आते ही आधार कार्ड बना लेते हैं, 10वीं की मार्कशीट बना लेंगे, है ना, फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब बना लेंगे। अभी नहीं पड़े थे, अभी पहलगाम हमला हुआ तो वो पाकिस्तानी का, जो मैंने तो वोट भी दिया था यहाँ पे, नहीं थे जिन पाकिस्तानियों को निकाल रहे थे, मेरे पास तो वोटर आईडी भी है, वोट भी दिया हूं मैं यहाँ पे, ये तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब आज के बाद से ये आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये कुछ भी आपका नागरिकता की पहचान में नहीं गिना जाएगा। नागरिकता अगर चाहिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए। डोमिसाइल का मतलब हो गया जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ का। जन्म प्रमाण पत्र कब मिलता है? आजकल तो जन्म के 1 महीने के अंदर अंदर ही मिलता है, उसके बाद में नहीं मिलता, और वो भी हॉस्पिटल से, है नगर पर रिपोर्ट शायद हॉस्पिटल से देनी पड़ती है, फिर नगर पालिका उसका जन्म प्रमाण पत्र देगी। तो ये सिस्टम कर दी बस सारे। अब जिन्होंने आधार कार्ड में इन्वेस्ट करा था, वोटर आईडी में इन्वेस्ट करा था, उनका पूरा क्या हो गया, मामला सही बैठ गया। ठीक है, तो ये है प्रवास संकल्पना, पक्ष, समस्याएं। तो प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब इससे भी क्वेश्चन आया था, आना ही है, एक क्वेश्चन आया था इससे। इसमें पूछा था सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवास करते हैं, कौन करते हैं सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवास? पढ़ाया हुआ है। ग्रामीण प्रवास कौन करेंगे सबसे ज्यादा? जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होगी। लेकिन जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होगी वो सबसे ज्यादा क्या करेगी? विकसित देश, वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, ये वाले। ठीक है, इसमें जैसे फिर भी देख लेते हैं अपन किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। नहीं, ऐसे पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। तो कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये है। फिर आता है मानव विकास संकल्पना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास। मुझे ये
आपके बांग्लादेश के अर्थशास्त्री ने बनाया था, अमर्त्य सेन बांग्लादेश के अर्थशास्त्री, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। ठीक है, तो इस संकल्पना से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? स्विट्जर कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन आया था। फिर आते हैं नेक्स्ट, वायु परिवहन, विश्व के प्रमुख वायु और हवाई अड्डे, वायुमार्ग और हवाई अड्डे। तो वायुमार्ग को प्रमुख और वायुमार्ग को वो एक ही है, कौन सा? कॉमनवेल्थ वायुमार्ग, पता है? तो जो ब्रिटेन से चलता है और दो भागों में बढ़ जाता है, फिर बाद में सिंगापुर से, एक तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाएगा, एक यूएसए की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो वायुमार्ग वो आ जाता है, उसके अलावा पतन पड़ने होते हैं। ठीक है, तो इससे आया था क्या? बीच में एक पेज गायब हो गया यार, 38 46 39 कहाँ पे गया? बताओ, अन्याय हो गया, अन्याय अन्याय है। मेरे ऊपर अन्याय हो गया है ना। चलो पहले वो देख लेते हैं, बाद में ये बीच में बचे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं? ये 39 से 45 तक 6 टॉपिक बच रहे हैं। 46 में देखते हैं, वायु परिवहन मार्ग हवाई अड्डे रिंग के बारे में। तो 46 में कौन सा क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था, है ना, न्यूयॉर्क हवाई अड्डा। तो न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से क्या क्वेश्चन बना था ये 46 में? न्यूयॉर्क हवाई अड्डे का नाम पूछा था, है ना। तो इस तरह से प्रमुख प्रमुख, जैसे लंदन का हिथ्रो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ना, तो वैसे ही इनके नाम याद रखने 4-5 के। केनेडी नाम है ना, राष्ट्रपति थे वहां के, है ना, JF केनेडी, तो वो नाम था। 1961 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी शायद, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका, विश्व व्यापार कैसे चलता है, आयात निर्यात, भारत का इसमें किस तरह का प्रभुत्व है और भारत की भूमिका के बारे में इसमें जानना है। तो इसमें आया था कि साफ्टा का सदस्य है, एक क्वेश्चन आया था। संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें जानने हैं, साफ्टा का सदस्य तो भारत है निश्चित रूप से, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे कुछ है, तो भारत साउथ एशिया में तो है ही, तो भारत इसका सदस्य है। इसमें आपको जानने संगठन, जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आसियान, सार्क, है ना, बिम्स्टेक, इस तरह के जो संगठन है उनके कब इनका गठन हुआ, गठित होने का उद्देश्य क्या था, और उद्देश्य के साथ साथ इनके सदस्य देश। तो ये सारी चीजें इसमें जाननी है। तरह से चलता है। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, आधुनिक जनसंचार के उपग्रह, है ना, उपकरण, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है ना। तो इससे कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो इससे अगर अपन देखें तो इससे आपके कितने क्वेश्चन आए थे? 0। वो उपग्रह वाला उधर ही आ गया था, ठीक है, तो उनमें ही अपन शामिल कर लेंगे। ये लेवल असिस्टेंट में समस्या है, एक ही टॉपिक 3-3 जगह लिखा हुआ है। अब देखो आपका उपग्रह यहां पे भी है, पीछे जाओगे आप तो इनमें भी उपग्रह है, संवेदक वगैरह इनमें, है ना। तो अब आप कहां पे पढ़ोगे, तो ये एक समस्या इनमें रहती है। इंटरनेट, मोबाइल हो गया। फिर आता है नेक्स्ट पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षरण, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो आया था ओजोन क्षरण है ना, ओजोन
के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन उत्तरदायी नहीं होगा? CO2 सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। आखिर अपन ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो है ओजोन श्रेणी के लिए। फिर हेलोइंस, ये भी है, क्लोरीन वगैरह आ रही है, हेलाइन जो तत्व आते हैं वो। फिर इसके अलावा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी उत्तरदायी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, HCF, है ना। फिर आता है वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, विश्व के पर्यावरण सम्मेलन जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, है ना। तो ये विश्व के जो जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए उनके बारे में। अब ये सम्मेलन में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे इसने इस बार पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। कौन सा प्रोटोकॉल? CO2 की मात्रा के लिए है ये, है ना। क्योटो जापान की राजधानी में होता है, 1997 में हुआ था, CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा आता है IPCC की रिपोर्ट, ये क्या है? ठीक है, तो इन दो चीजों से रिलेटेड हमने हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इसमें दो, इससे इन दोनों से हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने इन टॉपिकों से, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट 51 नंबर, संसाधन, संकल्पना, वर्गीकरण, संरक्षण, पोषणीय विकास। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था? कौन ऐसा विद्वान था जिसने ऐसी परिभाषा दी? जिम्मरमैन। कौन था? जिम्मरमैन, ठीक है। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। संसाधन, संरक्षण, वर्गीकरण, पोषणीय विकास, क्वेश्चन 0। अजैविक संसाधन, भूजल, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, इससे भी कितना क्वेश्चन आया? 0, जितना मुझे लग रहा है, हाँ 0 ही, ठीक है। फिर ऊर्जा संसाधन, जिसमें जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, गैर परंपरागत में आणविक, जैविक, पवन, सौर। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 तरह की पढ़े थे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये परंपरागत, गैर परंपरागत, ये कैसे आ गए, है ना। हाँ बताओ, देखे। एक संसाधन आपने पढ़े होंगे नवीकरणीय, एक होता है गैर नवीकरणीय। फिर यहां पे कौन से आगे? परंपरागत और अब ये बताओ मुझे, देखो नवीकरणीय जो नष्ट नहीं होते हैं, अगर नष्ट हो भी गए तो उनको हम वापस से रीस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, तो वो नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा नष्ट होगी क्या? नहीं होगी, तो नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय यानी जो नष्ट हो जाए, और नष्ट हो गए तो उनको रीस्टोर नहीं कर सकते। जैसे वन है जब तक तो है, नष्ट हो गए तो फिर दोबारा उन वनों को वैसी अवस्था में बनाना हमारे बस की बात नहीं, निकट भविष्य में तो बिल्कुल भी नहीं है। कोयला नष्ट हो गया तो बना लोगे दोबारा? नहीं बना पाएंगे, तो गैर नवीकरणीय। परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन है जिनका हम बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, और हमारी ऊर्जा की आवश्यकता जो है, उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। परंपरागत को मान लो जैसे परंपराएं होती है हमारी, पुराने समय से यूज ले रहे हैं ना। जैसे हम शादी करते हैं, वो अपना एक ट्रेडिशन है, ठीक है। उसमें परंपरा क्या थी? खाना खिलाने वाला, है ना। तो अब कई परंपराएं चल गई, दूसरा की बस 10-15 लोग ही जाते हैं, नई परंपरा, तो गैर परंपरागत हुआ ना। तो गैर परंपरागत क्या है? जो नया नया आया है मार्केट में, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो नया नया आया है और जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता के बहुत कम हिस्से को पूरा करता है। तो देखो परंपरागत में हम कोयला ऊर्जा को पुराने समय से यूज में ले रहे हैं, पेट्रोलियम को पुराने समय से, और जल विद्युत को भी पुराने समय से। लेकिन आणविक ऊर्जा तो अभी आई हो आजादी के बाद, भारत में नहीं विश्व में भी। हिरोशिमा नागासाकी में बम फूटा 1946 के आसपास, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में। तब तक ऊर्जा नहीं बनी थी उससे, उसके बाद में रिसर्च हुआ कि परमाणु ऊर्जा भी बनाया जाए, परमाणु रिएक्टर भी बनाया जाए। फिर उसके बाद में जैविक ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा का प्रचलन तो अभी 21वीं शताब्दी में बढ़ा है, ठीक है, ये है। फिर कृषि के प्रकार, निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आर्द्र शुष्क गहन कृषि, विस्तरणीय कृषि, जैविक उद्यानिकी। तो कृषि के बारे में ये, ठीक है। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके? इससे क्वेश्चन आया था एक,
निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो उसमें क्या बताना था? पवन ऊर्जा। क्या बताना था? पवन ऊर्जा आपको बतानी थी। ठीक है, फिर आते हैं अपन कृषि के प्रकार, निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आद्र, ये सारी चीजें कृषि जानते ही हो, एग्रीकल्चर। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे जो फिक्स है, आते भी है। एक क्वेश्चन आया था आपके कौन सा? भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं ये बतानी होगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था, बताना, देखें, बता देगा। भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? चावल उत्पादन, चाय उत्पादन, गेहूं उत्पादन या खट्टे फलों के उत्पादन? खट्टे फलों के उत्पादन, बिल्कुल इजी सा आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था स्थानांतरित कृषि के प्रकार। तो नाम पूछे होंगे, कौन सा नाम कहां पे पाया जाता है? मिल्पा, रोको, है ना? तो वो देख लेते हैं, ये भी बता ही देगा, मुझे पता है। जैसे सही सुमेलित नहीं है ना? इंडोनेशिया में लद्दाख, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोको और वियतनाम में कोनुंको। तो वियतनाम में नहीं होता, वेनेजुएला में होता है ना? तो वो हो जाएगा। चलो, फिर आती है प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय। तो इनके लिए दशाएं क्या होगी? कौन सी दशाओं में गेहूं उगेगा, कपास, इन ये पढ़नी है आपको। सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं ये जानना है? सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? राज्य वाइज वैसे, है ना? तो इससे एक क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, इसको लेकर डिबेट भी चली थी। असम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, है ना? तो इसमें डिबेट भी चली थी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, औद्योगिक विकास भारत में किस तरह से हुआ? भारत में लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है। क्या दशाएं हैं, कहाँ कहाँ पे विकास हुआ, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी, सबसे प्रमुख फैक्ट्री कहाँ पे, बस ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन आया था, हाँ, लोहा और लोहा इस्पात में क्या अंतर है? तो 56वें में क्वेश्चन आया था, एक लोहा इस्पात कारखाने से। एक ही बस ये बार ये बता दूं मैं, फिर बता रहा हूं। तो स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात कारखाना भिलाई और राउरकेला में स्थापित हुआ। तो बस ये पूछा था। अब लोहा और लोहा इस्पात में क्या अंतर है? लोहा तो लोहा जानते ही हो, अयस्क से हम निकालते हैं, तो लोहा है, मेटाइट मैग्नेटाइट, है ना? ये है। लोहा इस्पात होता है स्टील, स्टील बनाते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं लोहा इस्पात। लोहे के अंदर 90% लोहा ही होता है, इसमें भी, स्टील में भी 90% लोहा ही होता है, पर उसके अंदर निकिल, मैग्नीज, ये चीजें मिला देते हैं अपन। ये चीजें मिला के उसको वापस से गर्म किया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, और फिर वो जो मिश्रण बनता है वो बनता है स्टील। समझ गए? तो लोहा इस्पात है स्टील, लोहा है लोहा, है ना? तो लोहा इस्पात का मतलब हो गया जहां स्टील बनाया जाता है। लोहा जहां पे बनाया जाता है उसको बोलते हैं आयरन ओर, आयरन ओर वाला कारखाना, वहां सिर्फ लोहा बनाया जाता है। पीट लोहा बोलते हैं उसको, डलवा लोहा। पीट कोयला भी होता है, लोहा भी होता है एक, है ना? कुकिंग कोयला होता है ना? तो ये अलग अलग चीजें इसमें आती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं अपन क्षेत्रीय नियोजन पर। क्षेत्रीय नियोजन क्या है, प्रादेशिक असंतुलन क्या है, मरु विकास कार्यक्रम और जनजाति विकास कार्यक्रम। इनमें कुछ नहीं, संस्थाओं के सन याद कर लेना। मरु विकास कार्यक्रम कब चला था, जनजाति विकास कार्यक्रम कब चला था, बस ये चीजें याद रखनी है आपको। इनसे 2 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था नीति आयोग कब बना, सन पूछी थी 2015, 1 जनवरी 2015, बिल्कुल सिंपल सा। और दूसरा आया था कौन सा, मरु विकास कार्यक्रम,
अब इसमें भी मैं ज़्यादा ही शॉर्ट लिख लाया। मरु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या था? मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, है ना? तो कब स्टार्ट हुआ, बस यही पूछे जाएंगे इनमें। अगर लैब असिस्टेंट का पेपर बनाना हो तो मैं आपको 20 पेजों में नोट्स बना के दूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। लग रहा है कि जाएगा? नहीं जाएंगे ना। तो अगर पिछले पेपर को फॉलो करें ना अपन, तो इससे ज़्यादा का सिस्टम नहीं है इसमें। और लास्ट में जब अपन क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तब अपन इसी तरह से पढ़ेंगे। एक स्लाइड बनाऊंगा 100-200 पेजों की बस, और उनमें सारी चीज़ें रहेगी, पूरी रामायण बाहर गायब और मेन चीज़ें अंदर। फिर विकास नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, भूमि और प्रभाव, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। बहुत सारे कार्यक्रम जो अपन चलाते हैं। तो इससे 0 क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आए थे? 0। फिर आते पोषणीय विकास, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, समपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो शब्द आया था सबसे पहले, वो कहां से आया था? ब्रटलैंड आयोग जो बना था, कमीशन बना था, वहीं से आया था। ठीक है, तो यही पूछा था। अब इसके बारे में क्या पूछा था? 68 नंबर क्वेश्चन। ये ले ही आता तो ज्यादा सही रहता है यार। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, पोषणीय विकास से। फिर आता है ग्रामीण विकास, डेयरी, कुटीर उद्योग, ये किस चीज से रिलेटेड है ना? तो इसमें क्या आएगा? 69। इससे एक क्वेश्चन आया था। कुटीर उद्योगों में एक आपके आता है अजरक प्रिंट, छपाई, जैसे जयपुर में सांगानेरी प्रिंट है ना, वैसे ही। तो ये प्रिंट कहाँ का है? मैं सांगानेरी लिख रहा हूँ, बाड़मेर का है। कहाँ का है? बाड़मेर। इसमें ग्रामीण विकास और डेयरी और कुटीर उद्योग में आपको राजस्थान वाला पढ़ना है ज़्यादा, राजस्थान से ही क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है। फिर प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र सीमेंट, यहां से भी राजस्थान से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्वेश्चन आया था, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। सीमेंट उद्योग में प्रमुख नहीं है, तो प्रमुख है जैसे आपकी कोटपुतली सीमेंट में प्रमुख है, सुना है नाम कोटपुतली का। चित्तौड़ सीमेंट में प्रमुख है, नागौर सीमेंट में प्रमुख है, उसके अलावा जयपुर आ जाए तो सब प्रमुख नहीं है, तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएगी फिर। ठीक है। फिर आते हैं आपके खनिज, जिसमें संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम, ये आएंगे, है ना। तो इन खनिजों में यही पढ़ना है कि इन खनिजों की विशेषता क्या है, अयस्क क्या है, बनते कैसे हैं, कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं और यूज कहाँ पे ज़्यादा है। तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे शायद पिछली बार। कितने क्वेश्चन आए थे भाई साहब? इससे आए थे 3, है ना। एक आया था अभ्रक उत्पादन में प्रमुख नहीं है, एक आया था पेट्रोलियम से, अंकलेश्वर, परियोजना, और एक आया था आपके जिंक उत्पादन का प्रमुख राज्य। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आए थे। तो अंकलेश्वर परियोजना कहां पे? गुजरात, है ना, तो ये ध्यान रख लेना। फिर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, चंबल कहां पर है? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। माही परियोजना राजस्थान। माही नदी की विशेषता बताओ। बताओ माही नदी की, ये कर्क रेखा तो 2 बार काटती है, यही विशेषता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से गुजरती है, ये विशेषता ही है ना उसकी, है ना। चलो, तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है ना। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चंबल नदी पर। एक क्वेश्चन ये आया इससे। फिर आया चंबल परियोजना में नहीं बना, चंबल परियोजना में नहीं बना।
ये भी देखेंगे फिर कौन नहीं बना। 51 या 58 लिखा हुआ है, ये मेरे खुद की लिखे हुए, खुद को ही समझ में नहीं आते बाद में। हाँ, चंबल परियोजना में नहीं बना हुआ। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध या पोंग बांध। पोंग बांध नहीं बना हुआ, तो कौन सी नदी पे बना हुआ है? व्यास नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? व्यास। बाखड़ा नांगल से पीछे पढ़ाया था ना व्यास नदी, जब पढ़ाई थी तब। नहीं पता कुछ भी। बजाज सागर बांध, ये कौन सी नदी पे? कौन सी नदी पे? माही नदी पे। माही बजाज सागर बांध बोलते हैं ना इसको, किस नाम से जानते हैं? माही बजाज सागर बांध के नाम से जानते हैं। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट, मानचित्र। अर्थ, विशेषता, महत्व, वर्गीकरण, चित्रांकन, थीमेटिक मानचित्र, मानचित्र, बिंदु मानचित्र, वर्णमात्री, समरेखा। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। इससे आपके जो क्वेश्चन आया था वो आया था, एक तो आया था समरेखा से, आइसोहेल, आइसोहेल लाइन, समगंभीर रेखा, समुद्री उच्चावचों की गंभीरता दर्शाने के लिए। समोच्च रेखाएं होती है समान ऊंचाई वाले को दर्शाने की। आइसोहेल लाइन समान लवणता, है ना। तो इस तरह की ये रेखाएं होती है। आइसोनिफ समान बादल वाले को दर्शाती है। ठीक है, तो 10-15 रेखाएं हैं, उनको याद कर लेना, बस वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन इससे बना था वो बनाया था वितरण मानचित्र नहीं है। निम्न में से कौन सा वितरण मानचित्र नहीं है? तो 2 क्वेश्चन आपके इससे बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो वर्णमात्री, सम्मान, बिंदु या वर्ण प्रतीकी। तो वर्ण प्रतीक है ना, तो उसमें मात्रा थोड़ी दर्शाई जाएगी। मात्रा में जब भी अपन पढ़े तो अंक दर्शाते हैं ना, और प्रतीक में चिन्ह या रंग। तो वर्ण प्रतीक मात्रात्मक नहीं हो सकता ना, तो बस सिंपल सा था। तो इसमें मात्रात्मक भी आएगा। वितरण मानचित्र नहीं है तो वर्ण प्रतीकी। आंकड़ों का निरूपण, दंडारेख, चक्रारेख। आंकड़े क्या होते हैं? नहीं पता। जो कलेक्ट करते हैं आंकड़े अपन। समग्र क्या होता है? 3 चीजें होती है। एक होता है समग्र, यूनिवर्स। जैसे ये क्लास है, जैसे 50 बच्चों की क्लास है, तो 50 बच्चों की क्लास में 50 बच्चे पूरे हैं तो वो है समग्र। 50 में से अगर मैं 20 बच्चों से ही पूछूंगा, सवाल लूंगा, वो है प्रतिदर्श, सैंपलिंग। और इन सैंपलिंग से जो तथ्य मैं जुटाऊंगा वो होंगे आंकड़े। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और उसमें एक क्वेश्चन आया था, एक वी में आरेख क्या होता है? कहां से आया था? एक वी में आरेख। फिर एक आता है आपके यहां से क्वेश्चन, भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय, अनुप्रयोग। और ये जब अपन ने पढ़े थे तब मैं बताया था कि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का पूरा नाम। ठीक है, तो ये 65 टॉपिक हो गए, लेकिन अपने बीच में 4-5 टॉपिक स्लाइड में नहीं आ पाए थे, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि 39 नंबर, तो वो है अधिवास प्रकार, ग्रामीण एवं नगरीय। अब इससे कितने क्वेश्चन आए थे? 3। कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। एक है स्वास्थ्य नगर, वहां से क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था फेरी वाले ग्रामीण अधिवास। कौन से? फेरी वाले ग्रामीण अधिवास। अभी अपन देखेंगे कौन से हैं ये। और तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो आया था पर्वतीय ढालों पर अधिवास। ये क्लास 2-2 बार देख लेना कम से कम।
तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ नगर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वस्थ नगर हो तो उसके लिए कौन सी सेवा जरूरी नहीं है? तो जैसे साफ पानी चाहिए क्या स्वस्थ नगर में, तो ये तो जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी जरूरी है। स्वच्छता, ये भी जरूरी है। छवि गृह, सिनेमा हॉल, ये जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा। फेरी वाले नगर, नौगम्य या फेरी के दोनों ओर स्थित नगर अधिवास क्या होते हैं? दोहरे आकार के प्रतिरूप, ये रेखीय प्रतिरूप हो जाएंगे। कौन से प्रतिरूप होंगे? रेखीय प्रतिरूप। ऐसे बनाते हैं ना सड़क के दोनों ओर या नदी के दोनों ओर, रेखीय प्रतिरूप भी बनता है ना। चलो, और फिर नेक्स्ट कौन सा था? परिवर्तीय ढालों पर अधिवास। इसमें तो गड़बड़ हो गई यार, क्वेश्चन नंबर ही उल्टा सुल्टा लगा दिया मैं। अड़तीस नंबर लगा दिया, 38 नंबर तो दूसरा ही क्वेश्चन है। 38 नंबर है आपका। साफ्टा का सदस्य नहीं है अफगानिस्तान। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट। चालीस में नगरीय कच्ची बस्ती समस्याएं समाधान। यहां से आपकी क्वेश्चन आया 0, है ना, कच्ची बस्तियों से। आ सकता है आगे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया तो अब नहीं आएगा, आगे आने की पूरी संभावना है। फिर आता है प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें आपके कृषि खनन पशुपालन ये होता है ना, वो। तो एक है प्राथमिक व्यवसाय। यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पिछली बार भी आए हैं, 2 क्वेश्चन आए। कितने आए हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है डेयरी फार्मिंग क्या होती है, ये बताना है, और दूसरा है पशुपालन से। कहां से रिलेटेड है? पशुपालन से। 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर इसके बाद में 42वां है टॉपिक, तो वह है द्वितीयक व्यवसाय। तो ये विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, फैक्ट्रियां वगैरह ये होती है ना, उससे। इससे कितने क्वेश्चन आए पिछली बार? इससे आए हैं 1 क्वेश्चन। सूती वस्त्र उद्योग, अवस्थिति की कारक। अब उद्योग जो होते हैं, कुछ उद्योग बाजारों के पास होते हैं, कुछ उद्योग कच्चे माल के पास होते हैं। तो इसमें अवस्थिति कारक कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग में बाजार के पास इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन इससे आया था। फिर 43वें में आते हैं अपन। तो 43वां कौन सा है? तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम व्यवसाय, है ना। तो इससे एक क्वेश्चन आया था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कौन से व्यवसाय? तो तृतीय होंगे ना, सेवा क्षेत्र। 1 क्वेश्चन इससे आया है। फिर आगे चलते हैं अपन। भूतल परिवहन, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सड़कें रेल मार्ग ये पढ़े थे ना अपन। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? नहीं पता? सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। चलो, तो इसने भी यही पूछा है, सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग। और दूसरा पूछा है सर्वाधिक सड़क घनत्व, यूएसए,
है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आए और लास्ट क्वेश्चन अपना बचता है लास्ट टॉपिक 45वां, वो है जल परिवहन, है ना। बंदरगाह है, नहर वगैरह ये, तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे। जल परिवहन, इससे कितने क्वेश्चन आए थे? 3। और वो 3 क्वेश्चन अपन, पेज पूरे हो गए क्या? यहां पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था स्वेज नहर जोड़ती है, बताओगे किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, बस काम खत्म, है ना। दूसरा आता है केप टाउन बंदरगाह कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका, है ना। और तीसरा आता है पनामा नहर का उत्तरी छोर, ये पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं, देखिए पनामा नहर का कौन सा उत्तरी छोर पूछ रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर का उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? स्वेज, शहीद, पनामा या कोलोन? तो कोलोन बंदरगाह आता है। पनामा वो पश्चिम वाले में आ जाता है, शहीद और स्वेज तो स्वेज नहर में आता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो अपने कितने टॉपिक है? 66, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? अगर मैं बोलूं आपको कि जोड़ते जाना, देखे, है ना। टॉपिक नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आए, जोड़ना, है ना। टॉपिक नंबर 1 में 2 में 3 नंबर टॉपिक में 1, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर उसके बाद में आप पढ़ लेना 17, 18, 19, 23, फिर सीधा सीधा एक आपके 57 नंबर, 62 नंबर, 61 नंबर, 63, 64। इन क्वेश्चनों को, इन टॉपिकों को पढ़ लोगे तो 50% पेपर आ जाएगा और बाकियों से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है ना। तो इनमें देखो, जोड़ो। 1 नंबर में 2, मैं बोलते जाता हूं वैसे जोड़ते जाना। 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2, जोड़ लिए। फिर आता है 3, 4, 1, नहीं जोड़ा, मैं बोले जा रहा हूं तो जोड़े जा रहा है। जोड़ लिया। 3, 2, 1, 1, 3, 3 और 2, कितने हुए हैं? हाँ, तो 100 में से देख लो 47 क्वेश्चन इन टॉपिकों से यार है। लगभग 50% पेपर हो गया ना। कितने टॉपिक है? जबकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 66 का लगभग 130 पढ़ना है और 50% से ज्यादा पेपर आपका इसी से आएगा। नेक्स्ट बार भी यही होगा, हाँ, लेबर असिस्टेंट में, है ना। तो नेक्स्ट बार भी इसी तरह से आएंगे। तो ये सिलेबस सबको पीडीएफ मैंने डाल दी है ऐप पर, है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, निकला लेना और वहां से जैसे जैसे मैंने ये समझा है उस तरह से क्लास अच्छे से देखना, कवर करना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पुराने पेपर भी मैंने डाल दिया है, पुराना पेपर देखना, समझना और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। और कल से अपन 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, 5वें टॉपिक से अपन चालू करेंगे। और 5वां टॉपिक, वो 6ठा टॉपिक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यहां से हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद।